कभी सोचा है कि कोई एक आइडिया कितना पावरफुल हो सकता है? इतना पावरफुल कि वो पूरे के पूरे साम्राज्य को गिरा दे, देशों के बीच नई लकीरें खींच दे और दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। आज हम ऐसे ही एक आइडिया की कहानी समझने जा रहे हैं जिसने यूरोप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है 1789 का यूरोप, मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों का एक जाल जहां लोग किसी राजा या रानी की प्रजा हुआ करते थे। और दूसरी तरफ है आज का यूरोप, साफ सुथरी सीमाओं वाले देश जिन्हें हम राष्ट्र राज्य कहते हैं, जहां लोग प्रजा नहीं नागरिक हैं। और हाँ, ये बदलाव ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक क्रांतिकारी आइडिया का नतीजा था। तो सवाल ये है कि ये क्रांतिकारी आइडिया आया कहां से? तो सुनिए, इसका जन्म हुआ था फ्रांस की क्रांति की आग में। पर यह सिर्फ राजा रानी बदलने की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो विचारों का एक धमाका था। एक ऐसा पल जब इतिहास ने एक नई करवट ली और एक ऐसी जबरदस्त सोच दुनिया के सामने आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये जो लाइनें हैं ना, ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये एक वैचारिक बम था। सोचिए, इसने उस सदियों पुरानी बात को ही पलट दिया कि सारी ताकत तो राजा के पास होती है। अब कहा गया कि असली ताकत राष्ट्र में है, यानी देश के लोगों में। पहली बार यह तय हुआ कि किसी भी सरकार को अपनी पावर ऊपर बैठे राजा से नहीं बल्कि नीचे अपने ही लोगों से मिलेगी। मतलब पावर का पूरा गेम ही बदल गया। इसी आइडिया को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। इसका फंडा एकदम सिंपल है कि अगर कुछ लोगों की भाषा एक है, उनकी संस्कृति एक है, उनका इतिहास एक है, तो भाई उनका अपना एक देश भी होना चाहिए। ये वो आइडिया है जो किसी की पहचान को उसकी राजनीति से जोड़ देता है। और देखिए, बड़े आइडियाज को आप दीवारों में कैद करके नहीं रख सकते। ये आइडिया फ्रांस की सीमाओं में बंधा नहीं रह सका। ये एक चिंगारी की तरह फैला और देखते ही देखते इसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों की आग लगा दी। और जरा इसकी स्पीड देखिए, मतलब ये आइडिया कितनी तेजी से फैला। 1820 के दशक में ग्रीस से लेकर 1848 की उन क्रांतियों तक जिन्हें जनताओं का वसंत कहा जाता है, पूरे महाद्वीप में लोग अपने राष्ट्र के लिए सड़कों पर उतर आए। और कमाल की बात यह है कि ये किसी एक ग्रुप का आंदोलन नहीं था। इसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तो फैक्ट्रियों के मजदूर भी, नया नया उभरता हुआ मिडिल क्लास था, और तो और कार्बोनारी जैसी सीक्रेट सोसाइटियां भी थीं। इस एक आइडिया ने समाज के हर तबके के लोगों को जोश से भर दिया था। तो ये आंदोलन सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं थे, नहीं, इनका एक बहुत क्लियर मकसद था, अपनी साझा पहचान को एक असली देश में बदलना, मतलब अपने राष्ट्र के लिए एक राष्ट्र राज्य बनाना। तो सवाल यह है कि यह विचार हकीकत में कैसे बदला। देखिए, एक देश बनाना मतलब एक राष्ट्र राज्य बनाना, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लोगों के मन में हम की भावना जगाई जाती है, एक कॉमन पहचान। फिर उस भावना को एक आंदोलन का रूप दिया जाता है। इसके बाद जो अलग अलग इलाके होते हैं उन्हें पॉलिटिकली एक किया जाता है, और आखिर में एक आजाद देश की स्थापना होती है। और इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त नतीजा क्या निकला? इटली और जर्मनी का एकीकरण। जो इलाके सदियों से बटे हुए थे वो एक होकर पावरफुल देश बन गए, और इसके साथ ही यूरोप में पावर का बैलेंस हमेशा के लिए बदल गया। ये एकदम साफ दिखाता है कि कैसे एक आइडिया, सिर्फ एक आइडिया, नक्शे पर नई लकीरें खींच सकता है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। राष्ट्रवाद, वो आइडिया जिसने लोगों को जोड़ा और नए देश बनाए, अब उसका एक स्याह पहलू भी सामने आने वाला था। जब ये नए नए ताकतवर देश एक दूसरे से होड़ करने लगे, तो अपने देश से प्यार वाली भावना धीरे धीरे दूसरे देशों से बेहतर होने की जिद में बदलने लगी। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये 1914 का हाल है। रूस, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी के पास लाखों सैनिक पूरी तरह हथियारों से लैस खड़े थे। ये सिर्फ अपने देश का गौरव दिखाने के लिए नहीं था, नहीं, ये एक खतरनाक हथियारों की दौड़ थी जो सीधे सीधे टकराव की तरफ बढ़ रही थी। और ये होड़ सिर्फ जमीन पर नहीं थी, ये टेबल तो और भी बड़ी कहानी बताती है। कौन कितने ज्यादा उपनिवेशों पर कब्जा करेगा, किसकी नौसेना सबसे ताकतवर होगी, कौन सबसे ज्यादा माल बनाएगा। हर देश दूसरे से आगे निकलना चाहता था और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। राष्ट्रवाद का यही आक्रामक रूप, जब हमारा देश महान है वाली फीलिंग सिर्फ हमारा ही देश महान है वाली जिद में बदल गई, तो उसी ने पहले विश्व युद्ध की जमीन तैयार की। जिस आइडिया ने राष्ट्र बनाए, उसी ने उन्हें एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया।
तो ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। अपने देश पर गर्व करना, देशभक्ति एक बात है, लेकिन जब यही गर्व दूसरों के लिए नफरत या आक्रामकता में बदल जाए तो क्या होता है? ये देशभक्ति और खतरनाक राष्ट्रवाद के बीच की वो बारीक सी लकीर कहाँ है? और इतिहास गवाह है कि ये लकीर बहुत बहुत पतली हो सकती है। इस पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है। आज के समय में सिर्फ रिज्यूमे बनाना काफी नहीं है। जरूरी है कि लोग आपको समझें, आपकी स्किल्स को जानें और आपकी कहानी सुने। आज सोशल मीडिया पर जो दिखता है वही बिकता है। इसीलिए हम लाए हैं रिज्यूम एक्सप्लेनेशन वीडियो सर्विस, जहां आपका रिज्यूम ये प्रोफेशनल तरीके से ये आसान भाषा में समझाया जाता है। देखो, इससे बनती है आपकी करियर रेपुटेशन और मजबूत होती है आपकी सोशल रेपुटेशन। जब आप अपना रिज्यूम वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी काबिलियत से पहचानते हैं। आपकी पहचान मायने रखती है। क्योंकि आपकी पहचान मायने रखती है। हर सफल डिजिटल समाधान के पीछे एक सोच होती है, एक अनुभव होता है और एक यात्रा होती है। यह यात्रा है रविकांत की। रविकांत एक ऐसे प्रोफेशनल हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को सिर्फ कोड तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समस्याओं का समाधान बनाया। साल 2009 यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में उन्होंने CRM और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पर काम किया। .NET टेक्नोलॉजी उनकी तकनीकी नींव बनी। साल 2012 में उनकी भूमिका बदलती है। वे सरकारी क्षेत्र से जुड़ते हैं और BTAST प्रोजेक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट IT कंसल्टेंट बनते हैं। यह परियोजना बिहार सरकार और DFID यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से चलाई जा रही थी। यहां उन्होंने सीखा कि टेक्नोलॉजी नीतियों को कैसे लागू करती है और सिस्टम लाखों लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। साल 2014 एक नया अध्याय। रविकांत केयर इंडिया से जुड़ते हैं, एक वैश्विक संगठन जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में दुनिया भर में कार्य करता है। यह अनुभव उनके दृष्टिकोण को और व्यापक बनाता है। साल 2015 में वे सॉफ्टवेयर एजुकेशन एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का हिस्सा बनते हैं। यहां वे शिक्षा, स्वास्थ्य, चुनाव, पुलिस और वित्त विभाग जैसी महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं पर काम करते हैं। यह चरण उनकी तकनीकी परिपक्वता को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। साल 2016 अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। रविकांत IPE ग्लोबल के साथ काम करते हैं, एक संस्था जो 100 से अधिक देशों में विकास परियोजनाएं संचालित करती है। लेकिन साल 2017 में एक बड़ा निर्णय लिया जाता है, स्वतंत्र रूप से कुछ अपना बनाने का। परिवार, मित्रों और प्रोफेशनल पार्टनर्स के सहयोग से वे कस्टम सॉफ्टवेयर और वेबसाइट डेवलपमेंट की सेवाएं शुरू करते हैं। साल 2018 से उनका फोकस स्पष्ट होता है, स्कूल ERP सॉल्यूशंस, ऐसे समाधान जो स्कूलों के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल, सरल और प्रभावी बनाते हैं। साल 2019 में सफल साझेदारियों के साथ यह कार्य और तेजी से आगे बढ़ता है। आज रविकांत एक बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं। वे प्रदान करते हैं स्कूल ERP सॉल्यूशंस, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट, वीडियो मेकिंग। हर प्रोजेक्ट में अनुभव, समर्पण और गुणवत्ता झलकती है। उनका पर्सनल ऐप रविकांत गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और उनका YouTube चैनल ज्ञान, टेक्नोलॉजी और रचनात्मकता का एक डिजिटल मंच है। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल से वे देश और संस्थानों के लिए डिजिटल समाधान बना रहे हैं। ये कहानी सिर्फ बीते वर्षों की नहीं है, ये कहानी है भविष्य को डिजिटल रूप देने की। रविकांत उन प्रोफेशनल्स में से हैं जो टेक्नोलॉजी को भरोसे के साथ जोड़ते हैं। आज
रविकांत उन नामों में से एक है जिन पर संस्थाएं भरोसा करती हैं, क्योंकि यहां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनते, यहां समाधान तैयार होते हैं।